नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट रूट के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। रूट जो होती है वो वस्कुलर प्लांट्स का बेसिक नॉन ग्रीन सिलेंड्रिकल डिसेंडिंग एक्सिस होता है जो प्रकाश से लाइट से दूर होता है तथा अंधकार की तरफ वृद्धि करता है। और रूट्स प्लांट की सबसे पहले डेवलप होने वाली स्ट्रक्चर है जो कि सीड जर्मिनेशन से पैदा होती है। ये एक शाखित स्ट्रक्चर होती है जिससे लेटरल रूट्स भी उत्पन्न होती हैं। इसकी जो ओरिजिन होता है वो एंडोजिनस होता है, यानी इसका उत्पत्ति कहाँ से होती है? पेरिसाइकल से होती है। स्टेम के विपरीत जो रूट के अंदर नोड और इंटरनोड नहीं होते हैं और इसमें बर्ड्स लीव्स भी नहीं होती हैं। ये मुख्य रूप से एक बेसिक और इम्पोर्टेंट अंग है प्लांट का, जिसका मुख्य कार्य एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स और प्लांट को एनकरेज यानी सपोर्ट प्रोवाइड करना है। इसके अतिरिक्त कई प्लांट्स के अंदर ये फूड स्टोरेज का भी काम करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट है नॉन ग्रीन होती है, सिलेंड्रिकल होती है, नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड। स्टेम की तरह से नोड और इंटरनोड में डिवाइडेड नहीं होती। लीव्स और बड इसके ऊपर नहीं पाए जाते। रूट हेयर्स जोन प्रेजेंट होता है और जिसमें यूनिसेलुलर हेयर्स पाए जाते हैं। हेयर्स ट्यूबुलर होते हैं और एनब्रांच्ड होते हैं। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक होता है, यानी ये सोयल वाटर की तरफ अट्रैक्ट होती है और उधर ही इसकी ग्रोथ होती है। और प्लांट लाइट के प्रति ये नेगेटिवली फोटोट्रोपिक होती है, यानी लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। इसके अलावा इसके ग्रोइंग पॉइंट जो होते हैं वो विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं रूट कैप के द्वारा कवर होता है। और इसमें विशेष रूप से रूट कैप पाई जाती है जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? रूट कैप का जड़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। रूट के ऊपर जो कैप बन जाती है उसको रूट कैप बोलते हैं। और जनरली जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उसमें रूट कैप अनुपस्थित होती है, उसके स्थान पर रूट पॉकेट्स पाए जाते हैं। और मुख्य रूप से रूट हेयर जोन में असंख्य बहुत सारे यूनिसेलुलर रूट हेयर्स विकसित होते हैं और इनमें लैटरल रूट्स की भी उत्पत्ति होती है, जिसमें मुख्य रूप से जड़ें जो होती हैं प्लांट के लिए मजबूती से उसको फिक्स करने का काम करती हैं और इसके अलावा वाटर और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन भी करती हैं। सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स होते हैं जैसे मायरीफाइलम है, सेरेटोफाइलम है, यूट्रिकुलेरिया। इनमें जल के अवशोषण और फिक्सेशन के लिए कार्य जड़ों के द्वारा नहीं होता क्योंकि इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अतः ऐसे सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स में रूट्स जो होती हैं बहुत कम विकसित होती हैं। नाउ काइंड्स ऑफ रूट सिस्टम्स। रूट सिस्टम के प्रकार यानी जड़ें कितनी तरह की होती हैं। रूट और रूट की ब्रांचेज को कंबाइंड रूप से रूट सिस्टम कहा जाता है। वस्कुलर प्लांट्स में मुख्य रूप से दो प्रकार के रूट सिस्टम पाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है टैप रूट सिस्टम और सेकंड है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम जो है यहाँ पर आप देख रहे हो, और दूसरा फाइब्रस रूट सिस्टम जो होता है दो प्रकार का होता है इसके अंदर। जो मुख्य रूप से टैप रूट सिस्टम और रेडिकल से ओरिजिनेट होता है और उसके द्वारा प्राइमरी टैप रूट का विकास हो जाता है सीधा ही, और ये प्राइमरी रूट लगातार वृद्धि करती रहती है और इसके द्वारा ब्रांचिंग के द्वारा सेकेंडरी रूट्स का डेवलपमेंट हो जाता है। सेकेंडरी रूट्स फिर से शाखित हो जाएंगी तो टर्सरी रूट्स का डेवलपमेंट हो जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे शाखन के कारण से जड़ें जो पतली बहुत विस्तृत रूटलेट्स का निर्माण कर देती हैं। इस प्रकार से जो टैप रूट अपनी बहुत सी शाखाओं यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और बहुत सारी शाखाओं के साथ मिलकर किसका निर्माण करता है? टैप रूट सिस्टम का निर्माण कर देता है। इस सिस्टम में प्राइमरी रूट तो विकसित होती है और मोटी होती है
और स्टाउट होती है, सब्बल होती है। बाकी दूसरी रूट्स होते हैं इसकी तुलना में क्या होंगी, थोड़ी पतली होंगी। हालांकि कुछ प्लांट्स के अंदर जो टैप रूट होती हैं वो छोटी होती हैं और कुछ गहराई तक ही, कुछ बहुत अधिक गहराई तक वृद्धि नहीं करती। इसकी अपेक्षा जो साइड वाली रूट्स जैसे सेकेंडरी रूट्स हैं, इनकी शाखाएं हॉरिजॉन्टल रूप से फैल जाती हैं और इसलिए इस प्रकार के टैप रूट सिस्टम में सरफेस फीडर्स भी कहे जाते हैं प्लांट, क्योंकि वो सरफेस से ही फीड कर लेते हैं, क्योंकि टैप रूट गहरी नहीं होती और जो लैटरल रूट्स जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टली फैल करके वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन सोइल की सरफेस से ही करने लग जाती हैं। ऐसे प्लांट सरफेस फीडर्स कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हमें इसे साइमोस टैप रूट सिस्टम भी कह देते हैं। इस प्रकार की रूट्स मुख्य रूप से एनुअल हर्ब्स में पाई जाती हैं। दूसरी है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के अंदर का मुख्य रूप से विकास जो होता है, यानी डेवलपमेंट जो होता है, वो रेडिकल से नहीं होकर प्लांट के किसी भी पार्ट से हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो मोनोकोट्स में प्राइमरी रूट जो होती है की वृद्धि रुक जाती है और वह बहुत अल्प विकसित होती है, अस्पष्ट होती है। इस प्रकार के प्लांट्स में मुख्य जड़ निरूपित नहीं होती, अपितु बहुत सारी जड़ें उसकी सब्स्टिट्यूट्स बन जाती हैं, यानी उसको प्रतिस्थापित कर देती हैं। ऐसी जड़ों को एडवेंटिशियस रूट्स कहा जाता है। ये जड़ें अपनी शाखाओं सहित एक मोटे गुच्छे जैसी संरचना का विकास कर लेती हैं और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। इसमें मुख्य रूप से नोड्स और इंटरनोड्स, यहाँ तक कि जैसे स्टेम है, लीव्स है, जैसे कि ब्रायोफिल्म का हम एग्जाम्पल लेते हैं, उनमें पाई जाती हैं। और महीन और बिल्कुल थिन एडवेंटिशियस रूट्स व इनकी शाखाओं के गुच्छे को हम क्या कर देते हैं, जैसे ग्रासेस में फाइब्रस रूट सिस्टम कहा जाता है। ये भी सतह से ही वाटर और मिनरल्स का अवशोषण करती हैं, इसलिए इन्हें हम सरफेस फीडर्स कहते हैं। क्योंकि ये भूमि में अधिक गहराई तक वृद्धि नहीं करती, ग्रासेस के अंदर यानी मोनोकोट का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। नाउ रीजन्स ऑफ रूट के क्षेत्र। कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं रूट में? जब हम रूट की आउटर मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन उसका देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें निम्न एरियाज उसके अंदर दिखाई देते हैं। रूट कैप, सबसे टिप पोर्शन पर एपिकल पार्ट पर एक छोटी सी कैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं रूट कैप। कैप लाइक होने के कारण से इसको रूट कैप कहा जाता है। इसका मुख्य काम क्या है कि इस ग्रोइंग पॉइंट को प्रोटेक्ट करना है। और जनरली तो किसी भी प्लांट के अंदर एक ही रूट कैप पाई जाती है, लेकिन इसके अलावा पेंडेनस प्लांट, केवड़ा जिसको बोलते हैं, इसकी संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है। इसके विपरीत विभिन्न जो प्लांट्स हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जैसे पिस्टिया है, इकोर्निया, जलकुंभी जिसको हम बोलते हैं, में रूट कैप के स्थान पर सैक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको बोलते हैं रूट पॉकेट या मूल कोटरिका। मुख्य रूप से रूट कैप की कोशिकाएं म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस का सीक्रेशन करती हैं, जिसके कारण से ये जो हार्श पार्टिकल्स होते हैं सोइल के, उनके थ्रू रूट को इजीली पेनिट्रेट करने में हेल्प करती है और विभिन्न प्रकार के माइक्रोब के अटैक से भी बचाती है। नेक्स्ट दूसरा रीजन है, वो है सेकेंड रूट एपेक्स और मेरिस्टेमेटिक जोन। ये वाला क्षेत्र जो है इसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन या जोन ऑफ मेरिस्टोम। विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा निर्मित जड़ का वह क्षेत्र जो जस्ट इसके पीछे स्थित होता है, इसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन, और ये सब टर्मिनल रीजन होता है। और इसकी जो सेल्स जो होती हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, डेंस साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और न्यूक्लियस लार्ज होता है, आइसोडाइमेट्रिक होती हैं और एक्टिवली डिवाइडिंग कैपेसिटी रखती हैं। इसी कारण से इनको मेरिस्टेमेटिक जोन कहा जाता है। लगातार डिवीजन की पावर यहाँ पर रहती है और ये कुछ मिलीमीटर से लेकर
कुछ मिलीमीटर लंबाई का ही होता है। इसके द्वारा लगातार नई कोशिकाओं का फॉर्मेशन इस क्षेत्र में होता रहता है। नेक्स्ट है थर्ड, जोन ऑफ इलोंगेशन, यानी ऐसा क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र, यानी मेरिस्टेमेटिक जोन के पीछे का क्षेत्र जो है वो कहलाता है सेल इलोंगेशन रीजन या जोन ऑफ इलोंगेशन, क्योंकि यहाँ पर कोशिकाओं में डिवीजन न होकर के उनमें इलोंगेशन होता है और यही क्षेत्र रूट की लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके कारण से रूट का एपेक्स है नीचे जमीन की तरफ धकेला इसी के कारण से जाता है। ये इसकी कोशिकाएं मिट्टी से खनिज लवणों का अवशोषण भी करती हैं। फिर है फोर्थ रीजन, यानी रूट हेयर जोन और जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन, ये वाला रीजन जहाँ पर रूट हेयर्स पाए जाते हैं। इसकी लंबाई लगभग 2 से 3 मिलीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक होती है और इसमें इनलार्ज सेल्स होती हैं और जिनका डिफरेंशिएशन हो चुका होता है। इसमें जड़ की विभिन्न प्रकार के प्राइमरी टिश्यू संरचनाएं जैसे कोर्टेक्स है, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हो इस रीजन में जर्मिनेटिंग शीट्स का दिखाया हुआ है। यहाँ पर ये सारे के सारे रीजन यहाँ क्लियर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हो एपिब्लेमा है, फिर उसके बाद कोर्टिकल रीजन दिखाई दे रहा है, फिर वस्कुलर बंडल्स दिखाई दे रहे हैं, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर शो होने लग जाती हैं। इस क्षेत्र की सेल्स में भारी सुरक्षात्मक जो कवच बनता है उसको हम बोलते हैं एपिब्लेमा या राइजोडर्मिस, यानी एपिडर्मिस, रूट की एपिडर्मिस होती है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या कर लेती हैं, एक्सटेंड होकर के, यानी ये सेल एक्सटेंड हुए और इसने किसका फॉर्मेशन कर लिया है, डेलिकेट और थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का निर्माण कर लिया है, जिसको हम बोल देते हैं रूट हेयर, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। अतः रूट हेयर क्षेत्र में ये जो रूट, इस रीजन में रूट हेयर्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं और जो रूट को कवर कर लेते हैं। ये लगातार जल का अवशोषण करते हैं और इन्हीं की एक्टिविटी के कारण से रूट का अब्जॉर्प्शन रेट प्रभावित होती है। जैसे जैसे रूट की वृद्धि होती रहती है तो इसके साथ ही जो ओल्ड जो रूट हेयर्स होते हैं वो गिरते चले जाते हैं और नए रूट हेयर्स का फॉर्मेशन होता चला जाता है। इस प्रकार से ये धीरे धीरे रोम भी सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं और रूट फंक्शनल होनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार से नए नए रूट हेयर्स का निर्माण होकर और लगातार जल का अवशोषण होता रहता है। फिर है फिफ्थ जोन है, उसको हम बोलते हैं मैच्योर जोन, यानी रूट हेयर्स रीजन के जस्ट पीछे वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन जोन या मैच्योर जोन। इसमें जड़ की सेल्स जो होते हैं वो परिपक्व हो चुकी होती हैं और इसमें सारे के सारे टिश्यू डिफरेंशिएशन क्लियर दिखाई देने लग जाते हैं, प्राइमरी टिश्यू डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं। और इसमें इसका काम क्या है, इसको प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सॉइल के अंदर रूट को फिक्स करना है और इनका निर्माण जो है इस क्षेत्र के द्वारा ही इंडोजिनसली लेटरल रूट्स का निर्माण होता है और डाइकोट्स में सेकेंडरी ग्रोथ का संचालन भी इसी क्षेत्र के द्वारा होता है। जब हम इसको रूट को पूर्ण रूप से इस प्रकार से हमने क्या देखा, जब इसको हमने रूट को बाहर पुल आउट किया सोइल से, तो हमें रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन, रूट हेयर जोन, मैच्योरेशन जोन और ये दिखाया है जर्मिनेटिंग सीड। तो यहाँ पर रूट कैप का काम है जो डेलिकेट पार्ट्स जो होते हैं, ग्रोइंग पॉइंट्स जो होते हैं रूट को, उनको प्रोटेक्ट करना और इसकी स्ट्रक्चर कैप लाइक या थिम्बल लाइक होती है और हाइड्रोफाइट्स में इसके स्थान पर रूट पैकेट पाई जाती है। मेरिस्टेमेटिक जोन का काम क्या होता है, लगातार डिवीजन के द्वारा रूट की सेल्स में बढ़ोतरी करना। यहाँ पर लगातार डिवीजन होता है और डिवीजन के कारण से सेल्स की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो रीजन है वो है इलोंगेशन रीजन, सेल का इलोंगेशन होना, यानी रूट के पार्ट का इलोंगेशन होना। यहाँ पर सेल्स का डिवीजन संख्या नहीं बढ़ के सेल क्या रेडियली इलोंगेटेड होती है, जिसके कारण से रूट की लंबाई में बढ़ोतरी इसी रीजन की वजह से होती है। तो ये कहलाता है इलोंगेशन रीजन और इसी के द्वारा मिनरल्स का अवशोषण होता है। उसके बाद है
रूट हेयर जोन, जिसमें जो कि लगभग मैच्योरेशन रीजन के साथ ही पाया जाता है। तो इसमें रूट हेयर्स जो है यहाँ पर लगभग टिश्यू डिफरेंशिएशन क्लियर हो चुका होता है और ये एपिडर्मिस या एपिब्लेमा से एपिडर्मल आउटग्रोथ्स डेवलप होती हैं, जिनको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। ये रूट हेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, जोन इलोंगेशन जोन से ही यहाँ पर इनका फॉर्मेशन शुरू हो गया है। और ये एपिब्लेमा है, ये कोर्टेक्स है, ये वस्कुलर बंडल्स है। यहाँ पर पेरिसाइकल है और एंडोडर्मिस। इस तरह से इनका फॉर्मेशन इस प्रकार से हो जाता है। मैच्योरेशन रीजन यहाँ पर सेल्स लगभग क्या हो जाती हैं, परिपूर्ण रूप से परिपक्व हो चुकी होती हैं और उनमें डिवीजन की पावर बिल्कुल नहीं होती। उनका काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है। इस प्रकार से ये इनका काम प्रोटेक्शन होता है और ये लगभग इनमें लिग्निफिकेशन, सेल्स में लिग्निफिकेशन हो चुका होता है। तो इस प्रकार से हमने रूट हेयर्स रूट के बारे में विस्तार से पढ़ा। थैंक यू।